हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में। इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ा, देखिए हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट किया। सो आप लोग नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब से, तो आप लोगों को वो वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर जिन लोगों ने देखिए पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उन लोगों के पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों से मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए इसके जो संस्थापक हैं कौन है, तो पुष्यभूति हो जाता है। और अगला शासक तो कौन हो जाते हैं, तो प्रभाकर वर्धन, और जो 540 से 605 ईस्वी तक है। उसके बाद देखिए इन्हें उपाधि मिली, तो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि। उसके बाद संतानें हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, इनकी 3 संतानें थीं। इसमें देख लेते हैं इनकी जो पुत्री थी राजश्री, इनका विवाह किनके साथ हुआ था, तो इनका विवाह मोखली वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजवर्धन की। तो 605 ईस्वी से 606 ईस्वी में तो इसमें मालव राज देवगुप्त को पराजित कर मार डाला। बंगाल के शासक ने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी। तो अब देखिए बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गुप्त काल से लगभग 100 वर्ष बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी राजधानी थानेश्वर यानी वर्तमान में क्या है, तो अंबाला जिला थी। और इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिसने देखिए हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया। और इसी वंश में आगे हर्ष का नाम यानी हर्ष नाम का एक राजा हुआ। हर्ष प्रभाकर यानी जो हर्ष थे वो किसके पुत्र थे, तो वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और राजवर्धन के छोटे भाई थे। अब देखिए बात कर ली जाए राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठ गए। जिस समय वो सिंहासन पर बैठे तो उनकी आयु मात्र 16 ईयर यानी कि 16 साल थी। ठीक है ना। उस समय इनकी राजधानी थानेश्वर थी और बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो ये हो गई देखिए वर्धन साम्राज्य की कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम यशोमती था। और इनका जो काल था वो 606 से 647 ईस्वी तक रहा। और देखिए राज्याभिषेक तो 606 ईस्वी में मात्र ये 16 ईयर्स के थे तब इनका राज्याभिषेक हुआ है, उसके यानी हुआ था। उसके बाद देखिए इनको उपाधि क्या प्राप्त हुई थी, तो महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई थी, शिलागुप्त की उपाधि प्राप्त हुई थी और कुमार की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। हर्ष ने अपने राज्यारोहण के समय 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रचलन किया। और इनमें हम और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए वल्लभी राज्य के दक्षिण में भारत में यानी महाराष्ट्र में चालुक वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय शासक कर रहा था। और वो क्या थे, वो बहुत ही प्रतापी और साहसी शासक थे। और हर्ष ने 620 ईस्वी में, कब, तो 620 ईस्वी में पुलकेशिन के राज पर आक्रमण कर दिया और पुलकेशिन ने हर्ष के साथियों को बुरी तरह से रौंद दिया। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ध्रुवसेन द्वितीय के साथ युद्ध जब इनका हुआ तो ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, सौराष्ट्र में मेत्रक वंश, कौन, तो मेत्रक वंश का शासक शासन कर रहा था। और वल्लभी मेत्रकों की राजधानी थी। मेत्रकों की राजधानी क्या थी, तो वल्लभी थी।
सैनिक दृष्टि से वल्लभी का विशेष महत्व था। इस समय क्या था, इस टाइम पर वल्लभी के शासक ध्रुवसेन को हर्ष ने पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था, तो ध्रुवसेन को हर्ष ने पराजित कर दिया था। और ध्रुवसेन और हर्ष के बीच में क्या हो गया था, दोस्ती हो गई थी, मैत्री हो गई थी। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह यानी अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था, तो ध्रुवसेन के साथ में कर दिया था। अब अगर बात कर ली जाए कि हर्ष ने मगध पर देखिए 614 ईस्वी में आक्रमण किया और राजा की उपाधि प्राप्त की, यानी कि राजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। क्योंकि देखिए इनको हिंदू सम्राट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बाद में मुस्लिमों का यानी मुस्लिम शासन करने लगे थे, तो इसलिए हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाने लगा। और थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है, हर्ष ने बौद्ध आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया जब वो सती होने जा रही थी। तो सती आप लोग तो जानते हो कि जब वो सती होने जा रही थी तो इन्होंने क्या किया था, उन्हें बचाया था सती होने से। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए 647 ईस्वी में हर्ष का निधन हो गया था। कब हुआ था, तो हर्ष का निधन 647 ईस्वी में हुआ था। ये भी चीज़ें जान लेते हैं। और इस प्रकार उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो इस तरह से उन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया था। और जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो क्या हुआ था, जो इनका राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया था। क्योंकि क्या होता है, जब राज्य तो उन्हीं लोगों से चलता है ना जो शासन की बागडोर को अच्छी तरह से संभालते हैं, वो उस योग्य होते हैं। लेकिन इनके बाद क्या हुआ कि कोई योग्य शासक ही नहीं रहा था, क्योंकि सबसे योग्य शासक यही थे यानी हर्षवर्धन। तो इनके बाद में जो इनका शासन था वो छिन्न भिन्न हो गया था। अब अगर बात कर ली जाए, देखिए हर्ष को एक महान सम्राट क्यों कहा गया, तो ये भी चीज़ें जानते चलते हैं। उसके बाद हम पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारे नोट्स में पॉइंट है। देखिए हर्ष को एक महान सम्राट क्यों कहा गया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो महान योद्धा, ये क्या थे, एक महान योद्धा थे। महान योद्धा थे हर्ष। एक देखिए बहुत ही साहसी योद्धा थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने थानेश्वर के छोटे से राज्य को एक विशाल यानी एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, यानी कि बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। और उन्होंने खोई हुई एकता को फिर से प्राप्त कर लिया था। अब अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है कि महान विद्यानुरागी। तो ये क्या थे, तो महान विद्यानुरागी थे। हर्ष महान साहित्यकार थे। अब जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो ये ग्रंथ थे, ये जो 3 ग्रंथ थे, तो इनकी रचना उनके द्वारा ही हुई थी। यानी कि वो राजा तो थे ही, महान सम्राट तो थे ही, लेकिन इन्होंने देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो महान ग्रंथ है, बड़ी ग्रंथें हैं, तीनों ग्रंथों मतलब ये जो तीनों ग्रंथों की रचना है वो इनके द्वारा ही की गई। और देखिए वो साहित्यकारों का यानी जो वो साहित्यकारों के आश्रयदाता थे। और हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट उनके दरबार में प्रमुख थे। अब देखिए हर्षचरित्र किसने लिखी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हर्षचरित्र किसने लिखी और कादंबरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हो जाते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को उनसे यानी कि 160 गाँवों की आय दान में दी थी। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विद्यालय को इन्होंने 160 गाँव की आय को दान में दे दिया था। तो इस तरह से ये महान सम्राट कहलाए थे। और भी चीज़ें इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे ये महान शासक थे, तो हर्ष एक बहुत ही महान शासक थे और अपनी जो प्रजा थी उनसे वो बहुत प्यार करते थे और उनके हित के विषय में वे हमेशा विचार किया करते थे। और उनके राज्य में जो अपराधी थे तो उनको कठोर दंड दिया जाता था और कभी कभी देखिए इनके अंग भंग भी कर लिए जाते थे, क्योंकि जो इनकी
यानी कि न्याय करने की जो नीति थी वो ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ मतलब ये नहीं था कि उनके रिश्तेदार हों, नातेदार हों, कुछ भी हों, लेकिन वो उनके साथ वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको ये चीज़ पता चल जाती थी कि इन्होंने बुरा किया है तो उनको सज़ा ज़रूर से ज़रूर मिलती थी। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम देखिए ये भी पॉइंट्स देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या। देखिए हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। और उसके बाद देखिए 5th नंबर पर हो जाता है हर्ष ने बंगाल के शासक को पराजित कर मार डाला था। और 6 नंबर पर हो जाता है चालुक वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के किनारे हर्ष को पराजित कर हर्ष का विजय अभियान रोक दिया। इस विजय के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पतनाथ की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं, देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आए, जिनकी अध्यक्षता में 643 AD में कन्नौज में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ह्वेनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। और देखिए बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद में देख लेते हैं हर्ष स्वयं कवि थे। इन्होंने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी, जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए ह्वेनसांग की नज़र में ये क्या थे तो देख लेते हैं। यानी कि ह्वेनसांग ने जैसे कि इनकी दृष्टि में इन्होंने क्या इनके लिए सोचा, क्या कल्पना की, क्या इन्होंने बताया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके शासनकाल में आए थे और ह्वेनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। कितने वर्षों तक? तो 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। और हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की, यानी कि जिन राज्यों को उन्होंने जीता, उन राज्यों ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और हर्ष ने अपने पूरे साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों यानी प्रांतियों, विषयों, जिलों यानी विषयों, जिलों और ग्रामों में विभाजित कर दिया था। और उनके शासन में अपराध कम होते थे। यानी कि जो ह्वेनसांग है वो बता रहे हैं, यानी उनकी नज़र में, यानी उनकी दृष्टि में ये कैसे शासक थे और उनका शासन किस तरह से चलता था, वो उनके लफ्ज़ों में ये चीज़ बताई जा रही है कि उस टाइम क्या होता था, अपराध कम होते थे और अपराध करने वाले को दंड दिया जाता था और कठोर दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो लोग अपराध नहीं करते थे, क्योंकि अत्याचार वहाँ पे नहीं होता था। जो अपराध करता था उसको सज़ा दी जाती थी और जो अपराध नहीं करता था उससे प्यार किया जाता था, क्योंकि वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और देखिए हर्ष अगर बात की जाए तो हर्ष बौद्ध धर्म, यानी हर्ष का जो लगाव था वो किस धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से लगाव था। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से लगाव था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई थी और वो बहुत दानी थे। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो बहुत ही दानी थे। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे और वो हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। कब दान करते थे? तो हर 5 साल में। और नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था और यहाँ धर्म के अलावा जैसे व्याकरण हो गया, तर्क हो गया, चिकित्सा हो गया, विज्ञान हो गया, शिल्प और उद्योग की शिक्षा भी दी जाती थी। और देखिए धार्मिक सद्भाव भी था और लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। और क्या था देखिए, उसके बाद इनका जो है 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने वर्धन वंश या यानी वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और इनका संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। और जो दूसरा शासक बना वो प्रभाकर वर्धन बना। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद राजवर्धन के बारे में जाना। उसके बाद हर्षवर्धन जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था। और अगर बात कर ली जाए कि इनकी गिनती किसमें की जाती है, तो जिस तरह से अशोक महान शासक कहलाए हैं, इसी तरह से ये भी महान शासक कहलाए हैं। और ये देखिए
किस में विश्वास रखते थे, ये किनकी पूजा करते थे, तो हर्ष बारी बारी से सूर्य और शिव और भगवान बुद्ध की भी मूर्ति की पूजा किया करते थे। यानी कि ये देखिए सूर्य की भी उपासना करते थे यानी पूजा करते थे, शिव की भी, प्लस ये भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी पूजा करते थे, यानी कि इनका बौद्ध धर्म में विश्वास था। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके बारे में जाना। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों का जैसे सामंतवाद कालीन भारत राजपूतों का उदय, इसको कंप्लीट कर लेंगे और भी कुछ वंश को पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस आंसर है उनको भी हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे तो आप लोग जब उनका रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।